नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुब्रत और आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एपिलेप्सी के बारे में, जिसको हम बहुत सारे नाम से जानते हैं। जिसको हम मिर्गी बोलते हैं, झटका बोलते हैं, दौरा बोलते हैं, कन्वल्जन, एपिलेप्सी और सीजर, इन सब नाम से जानते हैं। लेकिन है सब एक ही चीज। तो ये सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक ऐसा कंडीशन है जिसमें लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है। हर साल लाखों मामले, नए मामले मिर्गी के ही आते हैं और पूरी दुनिया में लगभग 5 करोड़ से एक्टिव मामले मिर्गी के हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों में अभी भी बहुत सारी गलतफहमियां, बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं। जैसे कि किसी मिर्गी आ रहे पेशेंट को लोग जूता या मोजा सुखाना शुरू कर देते हैं, जो कि ये पूरी तरह से गलत बात है। इससे कोई लेना देना मिर्गी का है नहीं। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मिर्गी क्या है, होता ही क्यों है किसी को, कितने प्रकार के होते हैं, इसके लक्षण क्या है, इसका डायग्नोसिस हम कैसे पहचान करेंगे कि ये मिर्गी का दौरा है या किसी और चीज का दौरा है। और सबसे जरूरी चीज, अगर किसी पेशेंट को दौरे आते हैं तो उनको किस बातों का ध्यान देना चाहिए, उनके पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान देना चाहिए, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको छोटी छोटी और सारी तरह की नॉलेज मिलेगी, जिससे आप इजिली इस तरह की बीमारी को मैनेज कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं मिर्गी क्या चीज होती है, जिसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं। वो है क्या चीज? एपिलेप्सी एक क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ बीमारी है। इसमें मरीज को बार बार दौरे आते हैं, बार बार सीजर आता है, झटके आते हैं। इसमें हमारे दिमाग की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो अब नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल तौर पे क्या होता है कि हमारे दिमाग की इलेक्ट्रिकल सिग्नल बार बार जनरेट करता रहता है। न्यूरोलॉजिकल सिग्नल जब जनरेट होता है दिमाग से, तो वो पूरे शरीर में न्यूरॉन के द्वारा बहुत आसानी से पास होता रहता है। लेकिन जब किसी को झटके आते हैं तो ये सिग्नल बहुत जल्दी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाते हैं, जिससे पेशेंट के शरीर पे उसका खुद का कंट्रोल नहीं रहता। आप आसान भाषा में ये समझिए, जैसे आपके पास कोई पुराना मोबाइल हो, टच करने पे बार बार वो एक टाइम पे हैंग हो जाता है, वो काम नहीं कर रहा होता है। आप यहाँ से बार बार टच कर रहे होते हैं लेकिन सिग्नल आगे ना बढ़ के वो हैंग हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद अपने आप ही मोबाइल ऐसे रखे रहने पे नॉर्मल हो जाता है। फिर उसके आप उसमें कुछ भी टच करते हैं तो काम करेगा। तो वैसे ही शरीर में जब भी झटके आते हैं तो शरीर भी वैसा ही रिएक्ट करता है। आपका ब्रेन हैंग हो जाता है, बॉडी जो है पूरी तरह से समझ नहीं पाता उसको करना क्या है। लेकिन कुछ देर बाद, लगभग 2 मिनट या 5 मिनट बाद अपने आप शरीर नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह से माइंड जब हैंग होता हो जाता है, तो हम इसको बोलते हैं मिर्गी का दौरा। हर किसी को मिर्गी का जो दौरा होता है वो अलग-अलग तरीके से होता है। किसी को झटके आते हैं, किसी के मुँह से थूक निकलता है, कोई बोलते-बोलते रुक जाता है, फिर अपने आप चालू हो जाता है। तो वैसे ही मतलब मेन टू मेन मिर्गी के दौरे जो है वैरी करते हैं, सबके अंदर लक्षण अलग-अलग दिखते हैं। तो चलिए अब आते हैं कि एपिलेप्सी होता ही क्यों है किसी को? मिर्गी के झटके आने के बहुत सारे कारण होते हैं। हर किसी के अंदर आपको अलग-अलग कारण देखने को मिल जाए, ये मेन टू मेन वैरी करता है। जैसे किसी को अगर जेनेटिक कारण से होता हो, जैसे जीन में कई बार बदलाव होना शुरू हो जाता है, म्यूटेशन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मिर्गी के झटके आने शुरू हो जाते हैं। किसी को अगर एक्सीडेंट हुआ हो, किसी के ब्रेन में अगर किसी तरह की नस फट गई हो, जिसके कारण क्लॉटिंग हो गया हो उस जगह पे, तो उसके कारण भी मिर्गी आने के चांसेस होते हैं। किसी को स्ट्रोक हुआ हो या ब्रेन ट्यूमर हुआ हो, ट्यूमर से दिमाग पे वो गांठ प्रेशर डाल रहा होता है, जिसके कारण अब नॉर्मल सिग्नल पैदा होता है, उसके कारण मिर्गी होता है। कई बार आपने देखा होगा बच्चे जब पैदा होते हैं उसके बाद भी बच्चे को मिर्गी के झटके आते हैं। ये तब होता है जब उस बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है। अगर दिमाग में किसी तरह का इन्फेक्शन पैदा हो गया हो, जैसे मेनिंजाइटिस हुआ या एन्सेफेलाइटिस हुआ, मतलब दिमाग का सूजन, तो उस वजह से भी दौरे आने शुरू हो जाते हैं। कई बार पेशेंट में देखा जाता है मेटाबॉलिक कॉजेज होते हैं, जैसे उनके अंदर सोडियम की मात्रा डाउन हो जाती है, कैल्शियम की मात्रा डाउन हो जाती है, उसके कारण भी झटके आते हैं। कई सारे पेशेंट में कारण का पता ही नहीं चलता, इनको हम अलग कैटेगरी में मानते हैं, इनको हम इडियोपैथिक एपिलेप्टिक पेशेंट बोलते हैं। चलिए, ये सारे कारण होते हैं एपिलेप्सी के। अब आते हैं एपिलेप्सी के प्रकार। जैसे कि मैंने बोला, हर किसी के अंदर लक्षण अलग-अलग देखे जाते हैं। तो ये लक्षण डिपेंड करता है उसके प्रकार पे। ये डिपेंड करता है किस तरह का किसको एपिलेप्सी हुआ हो। एपिलेप्सी कई प्रकार की होती है। जनरली हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है जनरलाइज़्ड सीज़र, दूसरा फोकल सीज़र और तीसरा अननोन ऑनसेट सीज़र।
जनरलाइज सीजर को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे टोनिक क्लोनिक सीजर, मायोक्लोनिक सीजर, अब्सेंट सीजर और एटोनिक सीजर। ये 4 पार्ट होते हैं। अब जब दिमाग का एक हिस्सा, चाहे इस साइड का चाहे इस साइड का, किसी भी साइड में से एक साइड का हिस्सा इन्वॉल्व होता है इस दौरे में, तो हम इसको फोकल सीजर बोलते हैं। इसको कई बार हम पार्शियल सीजर भी बोलते हैं। ये 2 तरह का होता है, एक होता है सिंपल फोकल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स फोकल। सिंपल फोकल में पेशेंट कॉन्शियस होता है और कॉम्प्लेक्स फोकल में पेशेंट कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है पेशेंट की। तीसरा अननोन ऑनसेट सीजर जो होता है, उसमें जब हमें किसी सोर्स का ही पता ना लग रहा हो तो हम पेशेंट को इस कैटेगरी में डाल देते हैं, अननोन ऑनसेट सीजर की कैटेगरी में। तो हमने यहाँ पे जितने प्रकार का आपको ये सीजर बताया, ये मिर्गी के दौरे के टाइप बताए हैं, इस दौरे में सब में अलग अलग तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं। तो चलिए अब आते हैं लक्षण के ऊपर। मिर्गी के पेशेंट में जो लक्षण सबसे कॉमन देखे जाते हैं वो है सीजर का, मतलब पेशेंट को झटके आते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया, मिर्गी के कई प्रकार होते हैं, तो हर एक प्रकार में अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे टोनिक क्लोनिक सीजर है, पेशेंट अचानक से बेहोश हो जाएगा, हाथ पैर झटकना शुरू कर देगा और मुंह से झाग आना शुरू हो जाता है। और एब्सेंट सीजर के पेशेंट में पेशेंट अचानक बोलते बोलते या चलते चलते रुक जाएगा और लगभग 30 सेकंड बाद फिर से वो चालू हो जाएगा। अगर चल रहा है चलेगा, बोल रहा है बोलेगा। तो लेकिन इस बात का उसको पता ही नहीं रहता कि वो कुछ देर रुक गया था। मायोक्लोनिक सीजर में पेशेंट अचानक से हाथ पैर झटकना शुरू कर देता है। एटोनिक सीजर में पेशेंट का जो मसल स्टोन है वो धीमे धीमे खत्म हो जाता है और पेशेंट अचानक से गिर जाता है। फोकल सीजर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, दिमाग का, ब्रेन का सिर्फ एक हिस्सा इन्वॉल्व होता है, तो बॉडी का इसमें भी एक हिस्सा इन्वॉल्व होता है। किसी एक हिस्से में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है या सेंसेशन होना शुरू हो जाता है। कुछ पेशेंट में देखा जाता है कि उनको झटके आने से पहले ही पता चलना शुरू हो जाता है। इसको हम ऑरा बोलते हैं। जैसे पेशेंट बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग उनको फील होना शुरू हो जाता है। उनको अजीब-सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, उनको डर लगना शुरू हो जाता है, जिससे उनको पता चल जाता है कि उनको झटका आना शुरू हो सकता है कुछ देर बाद। तो अगर इन सब लक्षण में से किसी भी तरह का लक्षण किसी पेशेंट में दिख रहा है, तो हम पेशेंट को डायग्नोस करते हैं। मतलब उसका टेस्ट करते हैं कि उसको उसका समझते हैं कि पेशेंट को ये मिर्गी के ही लक्षण है या किसी और चीज़ का दौरा है। तो चलिए अब आते हैं डायग्नोसिस पे। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपको लक्षण बताए, ये सारे लक्षण अगर किसी पेशेंट में देखे जा रहे हैं, तो हम पेशेंट को डायग्नोस करते हैं। पेशेंट के साथ हम कुछ डिटेल लेते हैं, उसकी फैमिली से डिटेल लेते हैं, उसके आई विटनेस, मतलब जब इसको दौरा आ रहा था पेशेंट को, तो उस टाइम जो लोग वहाँ पे थे, तो उनसे हम पूछताछ थोड़ा करते हैं और ये डिटेक्ट करते हैं कि उनको मिर्गी का ही दौरा था या किसी और चीज़ का दौरा था। साथ में न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं और साथ में ईईजी करवाते हैं। मतलब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम देखते हैं। इसमें जब पेशेंट को सीजर झटके आ रहे होते हैं, तो ब्रेन की न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी हम चेक करते हैं इसमें। और साथ में हम एमआरआई या सीटी भी करवाते हैं। एमआरआई सीटी करवाने से ये हमें क्लियर होता है कि ब्रेन में किसी तरह का ट्यूमर तो नहीं है, किसी तरह का हेड इंजरी के कारण वहां पे क्लॉटिंग तो नहीं हो गई है, ये सारी चीज डिटेक्ट करते हैं। अगर किसी को मेटाबॉलिक कॉजेज हो रहा हो, तो हम इसमें ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट में हम सोडियम और कैल्शियम का खासकर लेवल चेक करते हैं। डायग्नोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर दौरा मिर्गी का दौरा नहीं होता। कई बार फेंटिंग होता है पेशेंट को, कई बार जो है लो शुगर के कारण हो जाता है, कई बार होता है पैनिक अटैक आता है। तो हर दौरा अलग अलग होता है, तो इसलिए डायग्नोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे एग्जामिनेशन, ये सारे टेस्ट करवाने के बाद अगर हम देख रहे होते हैं कि पेशेंट को मिर्गी का ही ये दिक्कत है, पेशेंट को एपिलेप्सी की बीमारी है, तो हम इसमें ट्रीटमेंट देते हैं। एपिलेप्सी का जो ट्रीटमेंट होता है, ये लंबा चलने वाला ट्रीटमेंट होता है। कई बार 3 साल चलता है, 5 साल चलता है, कई बार और भी कई सालों तक इसको आगे बढ़ाया जाता है। ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। तो हम इसमें जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सोडियम वालप्रोएट, कार्बामाज़ेपिन, लेवेटिरासेटाम, फिनाइटोइन। ऐसे और भी सारे मेडिसिन होते हैं जिसको हम इसमें देते हैं।
पेशेंट को रेगुलर और टाइम पे दवाइयाँ लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक भी टाइम का मेडिसिन ना छूटे, इस बात का ख़ास ध्यान देना होता है। 70 से 80% जो पेशेंट होते हैं, इन दवाइयों से ही कंट्रोल होते हैं। और जब ये दवाइयाँ काम नहीं कर रही होती है, तो हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट को किसी सर्जन डॉक्टर को दिखा के सर्जरी करवाना पड़ता है। कई बार पेशेंट को वेगस नर्व स्टिमुलेट किया जाता है, जिससे कि पेशेंट के स्किन के नीचे एक डिवाइस लगाई जाती है जो नर्व इम्पल्स को कंट्रोल रखता है। खासकर बच्चों में कीटोजेनिक डाइट दिया जाता है। एक चीज का खास ध्यान रखना जरूरी होता है, कभी भी दवा को बीच में बंद नहीं करना है, नहीं तो सीजर बार बार आना शुरू हो जाता है और बहुत ही सीवियर होना शुरू हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को झटके आ रहे होते हैं, तो उस टाइम पेशेंट को किसी सेफ जगह पे लिटाना है और लिटा के एक साइड करवट करना है। करवट करने के बाद मुँह से झाग जो है एक साइड से होके बाहर निकल जाता है। कई बार देखा जाता है पेशेंट सीधा लेटा होता है और उस टाइम झाग के कारण वो पेशेंट साँस नहीं ले पाता है। तो एक साइड होके लिटाना है कि आसानी से झाग बाहर निकल जाए। वेंटिलेशन हवादार जगह बना के रखना है, हवा लगाते रहना है पेशेंट को। टाइट कपड़ा अगर पेशेंट पहना हुआ है तो उसको लूज़ करना है, उसको खोलना है। मुँह में किसी तरह की कोई चीज़ ना डाले, कोई चम्मच ना डाले, नहीं तो उसका जीभ इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेशेंट को दबा के नहीं रखें, पेशेंट को ढीला ऐसे छोड़ दें, पेशेंट अपने आप 1-2 मिनट बाद नॉर्मल हो जाता है इसमें। अगर 5 मिनट से ज़्यादा झटके आ रहे होते हैं, तो आपको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत पड़ती है। आम तौर पे ये देखा जाता है कि 1 से 2 मिनट में ये पेशेंट अपने आप ही पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। झटके के पेशेंट को बहुत ही खास ध्यान होता है, उनके लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे प्रॉपर तरीके से नींद लेना ज़रूरी है, दिमागी स्ट्रेस आपको कम रखना है, रेगुलर टाइम पे मेडिसिन फ़ॉलो अप करना है आपको, किसी भी टाइम पे मेडिसिन छूटे ना, इस चीज़ का आपको खास ध्यान देना है। दवाइयाँ खत्म होने से पहले ही आप उसका स्टॉक ज़रूर रखें, क्योंकि ये लंबी चलने वाली मेडिसिन होती है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये होता है, आपको खासकर बाइक, मतलब किस तरह का आपको ड्राइविंग नहीं करना है, ना तो बाइक चलाना है, ना तो कार चलानी है, किस तरह की कोई ड्राइविंग नहीं करनी है। ना ही आपको नदी किनारे किस तरह का स्विमिंग करना है, तैरना नहीं है और ना ही चढ़ाई वाली जगह पे आपको जाना है। क्योंकि झटके जो है कभी भी आ सकते हैं, तो उस टाइम आपका आपके शरीर पे कंट्रोल नहीं रहता, जिसके कारण बहुत ही रिस्क पैदा हो सकता है, इस कारण ये सारी चीज़ें मना की जाती है। अब आते हैं मिथ्स वर्सेस फैक्ट पे। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी गलतफ़हमियाँ लोगों के अंदर फैली हुई है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। जैसे कई लोग सोचते हैं कि मिर्गी की बीमारी, एपिलेप्सी की बीमारी छुआछूत वाली बीमारी है। जबकि ये पूरी तरह से गलत है। ये कोई कम्युनिकेबल डिज़ीज़ नहीं है, ये फैलता है, जो मैंने कुछ देर पहले आपको कारण बताए हैं, सबके अंदर कारण अलग-अलग होते हैं, तो उससे फैलता है, ना कि छुआछूत से। मिर्गी के दौरान क्या लोगों को जूता या मोजा सुखाने से लोगों के अंदर रिकवरी होती है? तो ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जूता या मोजा सुखाने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेशेंट अपने आप ही वैसे भी 1-2 मिनट में, 5 मिनट में अपने आप रिकवर हो जाता है। जैसे कोई अपना मोबाइल हैंग होता है, अपने आप रखने पे कुछ देर बाद ठीक हो जाता है, सेम वैसे ही बॉडी अपने आप हैंग होने के बाद ठीक हो जाती है। तीसरा मिथ ये है कि मिर्गी का कोई इलाज नहीं है, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। मिर्गी का इलाज है। मिर्गी की दवा और ट्रीटमेंट से लगभग 70 से 80% पेशेंट जो है, वो कंट्रोल रहते हैं। चौथा मिथ ये है कि पेशेंट नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। पेशेंट रेगुलर ट्रीटमेंट से नॉर्मल लाइफ जी सकता है, शादी कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है, ऑफिस जा सकता है, सब कुछ। मतलब जो एक नॉर्मल लाइफ जैसे नॉर्मल इंसान रहते हैं, सेम वैसे ट्रीटमेंट से आप भी रहेंगे। ऐसी कोई दिक्कत पेशेंट को नहीं होती, जिससे उसकी लाइफ़स्टाइल में प्रभाव पड़े। तो एपिलेप्सी एक कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। रेगुलर ट्रीटमेंट से ये पूरी तरह से कंट्रोल रहता है। मैं हूँ डॉक्टर सुब्रत, अगर किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा मिस की गई हो, तो अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। मैं जल्द ही आपको रिप्लाई करूँगा और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो। थैंक यू।